है, आपको क्या करना है, डेरिवेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, पीरियड टू गैस क्रोमेटोग्राफी इज डिजायरेबल, आपको अच्छा रहेगा, ये कह रहा है आपका जो डेरिवेटाइजेशन है वो आप गैस क्रोमेटोग्राफी से पहले करोगे तो अच्छा होगा। रीजन क्या है, इट चेंजेस द सेपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड बाय द पर्पसफुल एडजस्टमेंट ऑफ देयर वेलोसिटी। तो ये क्या कह रहा है, इट चेंजेस द सेपरेशन प्रॉपर्टीज, ये सेपरेशन प्रॉपर्टीज को चेंज करता है कंपाउंड के, कैसे करता है, बाय पर्पसफुल एडजस्टमेंट ऑफ देयर वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी को पर्पसली चेंज करता है, जिसकी वजह से सेपरेशन प्रॉपर्टीज उनकी बढ़ जाती है। इसीलिए ही गैस क्रोमेटोग्राफी से पहले आपको डेरिवेटाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, सो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है। अच्छा, असर्शन रीजन में सिर्फ ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, तो यस ये भी ट्रू है और आपका रीजन भी ट्रू है। आप डेरिवेटाइजेशन अगर करते हो, ठीक है, अगर डेरिवेटाइजेशन आप करते हो क्रोमेटोग्राफी के पहले, तो वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। क्यों अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि उसकी सेपरेशन प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है, कंपाउंड की पर्पसफुल वेलोसिटी में चेंज होने से सेपरेशन अच्छा हो जाता है। इट इम्प्रूव्स द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड दैट हैव पोलर फंक्शनल ग्रुप्स, उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इट चेंज द सेपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड बाय पर्पसफुल एडजस्टमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन of the detector oriented tag into the molecule, ये भी आप कर सकते हो, because it puts introduction detector orientation कर सकते हो आप, इसका ऐसी चीज़ों को उस पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें होती है डेरिवेटाइजेशन से। क्या होती है, ये आपके पर्पसफुल कंपाउंड में वेलोसिटी एडजस्टमेंट करता है, इसके अलावा ये थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। डेरिवेटाइजेशन और क्या करता है, इट इंक्रीजेस it increases the thermal stability। इसके अलावा आप डिटेक्टर में डिटेक्टेबल इसको बना सकते हो, मेक्स इट इजीली डिटेक्टेबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके डेरिवेटाइजेशन से। तो डेरिवेटाइजेशन करना डिजायरेबल रहता है। बोथ आर करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पूछ रहा है, मर्क्यूरी कैडमियम टैलोराइड MCT डिटेक्टर is in which of the following instrument। तो MCT डिटेक्टर दैट इज मर्क्यूरी कैडमियम टैलोराइड डिटेक्टर कौन से इंस्ट्रूमेंट पे हम यूज़ करते हैं। तो आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ करते हो, FTIR में यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोब माइक्रो एनालाइजर में यूज़ करते हो, या कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हो। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालाइजर में भी यूज़ नहीं करते हो। कन्फ्यूजन होगा सिर्फ यूवी विजिबल में और FTIR में। तो यूवी विजिबल में भी हम MCT डिटेक्टर यूज़ नहीं करते, MCT डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं FTIR में, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म एयर स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में आप MCT डिटेक्टर यूज़ करते हो, जो कि मर्क्यूरी कैडमियम और टैलोराइड उसके अंदर पे रहता है। तो ये बहुत ही कॉमन डिटेक्टर है FTIR के लिए, ठीक है। FTIR के अलावा और भी अदर IRs हैं जो कि FTIR में यूज़ किए जाते हैं, बट मर्क्यूरी, टैलोराइड और कैडमियम डिटेक्टर फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं हम FTIR में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछ रहा है, द आउटर वॉल ऑफ कैपिलरी कॉलम, कौन सी वॉल, सबसे आउटर वॉल ऑफ कैपिलरी कॉलम इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज कोटेड विथ पोलामाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द थिन वॉल फ्रॉम। तो हम जो कोटिंग करते हैं, ठीक है, हम जो हमारी कैपिलरी की कोटिंग कर रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, जो कैपिलरी की आउटर वॉल की कोटिंग हो रही है, वो आप कैसे करते हो, आप पोलामाइड, उसमें पोलामाइड थिन लेयर कोटिंग कर रहे हो आपकी कैपिलरी में। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कैपिलरी को किससे प्रोटेक्ट करना है आपको, कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है, स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करना है, हीट से प्रोटेक्ट करना है, या ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आंसर यहाँ पे है
स्क्रैचेस, आप स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसीलिए पोलामाइड की कोटिंग आप करते हो। कैपिलरी जो कॉलम्स होती है वो ट्यूबुलर कॉलम्स होती है और किससे बनी हुई होती है, फ्यूज्ड सिलिका से बनी हुई होती है। तो फ्यूज्ड सिलिका से बनी हुई होने से वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है स्क्रैचेस के लिए, और स्क्रैचेस से वो सिलिका वहाँ से हट जाती है, इसीलिए आप पोलामाइड कोटिंग करते हो बाहर के सरफेस पे, जो कि उसको स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। उस कॉलम को क्या करता है, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी आपके कॉलम को देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। यस, क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछ रहा है असर्शन क्या है। यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन कह रहा है इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो मोनोक्रोमेटर है इज प्लेस्ड बिफोर द सैंपल, सैंपल के पहले रखा हुआ है, सैंपल के पहले सिचुएटेड है। क्या, आपका मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर किसके पहले है, सैंपल के पहले है, किसमें, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। रीजन क्या है, दिस रिड्यूसेस द टोटल अमाउंट ऑफ यूवी एनर्जी विच फॉल्स ऑन दी सैंपल। ये क्या कह रहा है, ये रिड्यूस कर देता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को, क्या करता है, रिड्यूस कर देता है आपके टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को, यूवी एनर्जी को सैंपल पे फॉल होने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल ट्रू है कि आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मोनोक्रोमेटर यूज करते हो सैंपल के पहले, बट मोनोक्रोमेटर का काम एनर्जी को, टोटल एनर्जी को रिड्यूस करना नहीं होता है। मोनोक्रोमेटर का काम होता है कि वो सेलेक्टेड वेवलेंथ, सेलेक्टेड वेवलेंथ को पास होने की परमिशन दे, वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस नहीं करता है। तो आपका रीजन बिल्कुल गलत है, रीजन आपका है फॉल्स। तो आपको देखना है ऑप्शन में जो असर्शन को सही बताए और रीजन को गलत बताए। बोथ आर करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। यस, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट और फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या है, करेक्ट नहीं है फॉर अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। किसके लिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए। तो इनमें से 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, और उस गलत स्टेटमेंट को ही आपने खोजना है। किसके रिस्पेक्ट में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के रिस्पेक्ट में। डिक्रीजिंग द स्लिट विड्थ विल इंक्रीज द नॉइस, ये आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है नॉइस विल इंक्रीज विद द एज ऑफ सोर्स। जो नॉइस है वो कैसे इंक्रीज होगा, एज ऑफ सोर्स से इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग द स्लिट विड्थ विल इंक्रीज द नॉइस, जो स्लिट की विड्थ है उसको डिक्रीज कर देंगे तो नॉइज इंक्रीज, सॉरी, डिक्रीजिंग द स्लिट विद विल डिक्रीज द नॉइज, स्लिट की विथ डिक्रीज करोगे तो नॉइज भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डिक्रीजिंग स्किल विथ विल इंक्रीज द नॉइज, इसमें डिक्रीज करोगे आप स्लिट की विथ तो नॉइज इंक्रीज होगी, और ये वाले स्टेटमेंट में डिक्रीज ही हो रही है। नॉइज विल डिपेंड ऑन द वेवलेंथ बीइंग यूज्ड, और नॉइज क्या कह रहा है, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में नॉइज क्या है, जो गड़बड़ें होती है ना, जो गड़बड़ होती है वो कहलाती है नॉइज, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। वो नॉइज कुछ भी हो सकती है जो कि आपके प्रोसेस को, आपके प्रोसीजर को डिस्ट्रैक्ट करे, आपके प्रोसीजर को परेशान करे, तो वो कहलाती है नॉइस। तो यहाँ पे हम स्लिट विड्थ की बात कर रहे हैं कि स्लिट विड्थ, जो स्लिट हम यूज़ करते हैं, स्लिट ऐसे रहती है, स्लिट से अभी वेवलेंथ होके जाती है, राइट। तो स्लिट की जो विड्थ है वो डिक्रीज करेंगे हम, स्लिट की विड्थ डिक्रीज करेंगे तो नॉइज इंक्रीज होगी, ये कह रहा है, ठीक है। नॉइज विल, अगर ये दोनों स्टेटमेंट में ही, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डिक्रीजिंग स्टिल विथ स्लिट की विड्थ डिक्रीज करोगे तो नॉइस इंक्रीज होगी, और ये स्टेटमेंट कह रहा है स्लिट की विड्थ डिक्रीज करोगे तो नॉइस भी डिक्रीज होगी। तो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ही सही हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकते। और मैंने क्या बोला, इस पूरे स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, तो ये दोनों स्टेटमेंट साथ में सही नहीं हो सकते, तो एक स्टेटमेंट इनमें से गलत है। और वो गलत स्टेटमेंट कौन सा है कि आप स्लिट विथ को डिक्रीज करोगे तो नॉइस भी डिक्रीज होगी। डिक्रीजिंग स्टिल विथ विल डिक्रीज द नॉइज, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है।
तो करेक्ट क्या है, जैसे ही आप स्लिट की विड्थ डिक्रीज करोगे नॉइज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें, जो डिक्रीजिंग स्लिट विड्थ है, क्योंकि जो नॉइज होती है वो आपके सिग्नल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है स्लिट की विड्थ पे, इसीलिए जैसे ही आप स्लिट की विड्थ डिक्रीज करोगे तो नॉइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है कि नॉइज डिपेंड करता है कौन सी वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो। आप स्लिट की विड्थ डिक्रीज करोगे तो नॉइज बढ़ेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नॉइज विल इंक्रीज विद द एज ऑफ सोर्स, जितना पुराना सोर्स होगा उतनी ज़्यादा नॉइज बढ़ेगी। नॉइज विल इंक्रीज विद द एज ऑफ सोर्स, जितना पुराना सैंपल होगा, जितना पुराना सोर्स होगा, उसके हिसाब से आपका नॉइज इंक्रीज हो जाएगा, आपके सही रिजल्ट्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में अगर आप स्लिट की विड्थ कम करते हो तो नॉइज डिक्रीज नहीं होगा, नॉइज इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, ठीक है। व्हाट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, हैविंग वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, और हैविंग वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ। तो नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि आप उसे इंड्यूस कर रहे हो आर्टिफिशियली, तो वो कहलाएगा इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन क्या पूछ रहा है, असर्शन पूछ रहा है द नेचर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज द सेम, करेक्ट। अभी हमने एक क्वेश्चन में ये पढ़ा ही था कि जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सेम ही होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग होती है, बट नेचर तो सेम ही होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो असर्शन तो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, दे डिफर ओनली इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन द इफेक्ट दे प्रोड्यूस इन द मैटर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वो डिफर कहाँ पे करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डिफर करते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो एक जैसी ही रहती हैं। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन और रीजन क्वेश्चन है, ओके। असर्शन और रीजन क्वेश्चन में असर्शन क्या कह रहा है, नो टू सिग्नेचर्स कैन बी रिटन एग्जैक्टली अलाइक बाय वन पर्सन, बिल्कुल सही है कि जो आपका जो सिग्नेचर है वो एक जैसे कभी भी नहीं बन सकते, भले ही वो एक इंसान क्यों ना बनाए। क्यों ऐसा होता है, नेचुरल वेरिएशन की वजह से, नेचुरल वेरिएशन की वजह से ये होता है, ठीक है। नेचुरल वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि सेम पर्सन भी अपना सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम नहीं बना सकता। ह्यूमन हैंड वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन एंड कैन नॉट वर्क लाइक अ मशीन, ये भी बिल्कुल सही है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है, कोई फोटोकॉपी मशीन तो है नहीं कि एक जैसा छाप दिया। फोटोकॉपी मशीन का ट्रेड क्या होता है, एग्जैक्टली सेम फीचर्स होते हैं उसमें। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 69 पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, dermal ridge characteristic is used for comparison of fingerprints और also called which of the following। तो जो हमारी dermal ridges हैं, dermal ridges क्या हैं, हमारी fingerprints, ठीक है। dermal ridges से ही मिलके fingerprints बनते हैं, और इन fingerprints characteristic को आप यूज करते हो fingerprint comparison के लिए, which is also called as following। क्या क्या ऑप्शन, हेनरीज डिटेल्स, फॉल्ट डिटेल्स, एंड ये दोनों डिटेल्स गाल्टन्स डिटेल्स। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स, हेनरी फॉल्स डिटेल्स, हेनरी फॉल्स, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हेनरी फॉल्स सेम थे, तो ये दोनों भी नहीं है। आपका करेक्ट आंसर है गाल्टन्स डिटेल्स, क्योंकि जो फ्रांसिस गाल्टन थे उन्होंने फिंगरप्रिंट पे वर्क किया था, और उन्होंने ही सबसे पहला ऐसा बुक लिखा था जिसमें फिंगरप्रिंट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने दिया था कि आप कंपैरिजन कर सकते हो फिंगरप्रिंट्स का। इसीलिए डर्मल रिज कैरेक्टरिस्टिक को आप गाल्टन डिटेल्स या गाल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो।
ठीक है, अब 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है? अ फिंगरप्रिंट पैटर्न में हैव डेल्टा एंड कोर, ऑफ कोर्स यस, बट स्टिल कैन नॉट क्वालिफाई एज अ लूप पैटर्न। ठीक है, अगर उस फिंगरप्रिंट में डेल्टा भी है और कोर भी है पर वो लूप पैटर्न नहीं हो सकता। ठीक है, लूप पैटर्न मस्ट हैव मिनिमम 1 रिच काउंट, ये भी बिल्कुल सही है। लूप पैटर्न में एक रिच काउंट होना चाहिए। और रिच काउंट आप कैसे करते हो? ठीक है, ये मैं पहले लूप पैटर्न ही बनाती हूँ, ये आपका लूप पैटर्न मान लो। ठीक है, ये मैंने रिचेस बना दिए। अब ये है आपका कोर और यहाँ पे है आपका डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा से और कोर के बीच में आप रिज की काउंटिंग करते हो। कितने रिजेस हो गए? 1 2 3, 3 यहाँ पे रिज है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, नहीं 4 रिजेस है, 4 रिज हो गए। ऐसे आप करते हो रिज की काउंटिंग। तो मिनिमम रिज काउंट, एक रिज काउंट तो होना ही चाहिए अगर लूप पैटर्न है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट भाई, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ये वाली। और ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है कि ज़रूरी नहीं कि लूप पैटर्न ही होगा डेल्टा और कोर है तो। डेल्टा और कोर है तो वर्ल्ड भी तो हो सकता है, वर्ल्ड पैटर्न भी हो सकता है भाई, सिर्फ लूप हो ज़रूरी नहीं। तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, वर्ल्ड पैटर्न में भी आपके डेल्टा और लूप प्रेजेंट, सॉरी डेल्टा और कोर प्रेजेंट रहते हैं। तो वर्ल्ड में मैक्सिमम दो डेल्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कोर में भी 2 डेल्टाज प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉरी लूप में भी 2 डेल्टास प्रेजेंट हो सकते हैं। आर्च बस एक ऐसा पैटर्न है जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम ये लेक्चर यहीं पे ब्रेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। बाकी के 70 80 90 एंड 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पे ये लेक्चर ब्रेक करते हैं, 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और उसके बाद जितने बचे क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, वैसे अभी भी कर सकते हैं। चलो 70 80 तक कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे क्या पूछ रहा है? द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड। मेजर क्लासिफिकेशन फिंगरप्रिंट की कौन सी कंसीडर करते हैं हम? ठीक है, मेजर क्लासिफिकेशन में द रिच काउंट और ट्रेस वैल्यू ऑफ लिटिल फिंगर, the rich count and trace value of middle finger, the rich count and trace value of index finger, the rich count and trace value of thumb। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मेजर क्लासिफिकेशन की। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़े हैं कि 10 डिजिट क्लासिफिकेशन होते हैं। 10 डिजिट क्लासिफिकेशन के अलावा की क्लासिफिकेशन है, मेजर क्लासिफिकेशन है। तो जो मेजर क्लासिफिकेशन है, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स डील्स विथ रिच काउंट एंड ट्रेस वैल्यू ऑफ थम्स। किसकी? रिच काउंट एंड ट्रेस वैल्यू ऑफ थंब को ये एंटरटेन करता है। रिच काउंट एंड ट्रेस वैल्यू ऑफ थंब इज कंसीडर्ड इन मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 72 कैसा है? सेलेक्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ग्लैंड्स which is not present in palm skin or ridged skin। तो आपके प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, नॉट प्रेजेंट है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड तो आपका सर में होता है। ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड आपके सर में होते हैं। तो दिस इज नॉट प्रेजेंट इन योर पाम स्किन। आपके हाथों के रिजेस में आपके सिबेशियस ग्लैंड नहीं होते, आपके खोपड़े में सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। इसके बाद आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इपीक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? इसमें तो आपके हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। हार्मोन्स, उनको आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हो ना, जो हार्मोन सीक्रेट्स करते हैं। तो सिबेशियस ग्लैंड आपके होते हैं सिर में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हार्मोन। तो आपका सेकेंड और थर्ड, आपका सेकेंड एंड थर्ड, यस, सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। जो आपके हाथ में या रिजेस, जहाँ पे रिजेस होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या पूछ रहा है? 2 innermost ridges running parallel which diverge and surround or tend to surround the pattern area is called
टाइप लाइंस। इतनी बार इतना कॉमन क्वेश्चन है ये, इसका मतलब है टाइप लाइंस वो इनरमोस्ट रिजेस जो पैरेलल रन करती है और सराउंडिंग से डाइवर्ज हो जाती है, वो आपका टाइप लाइन कहलाती है। ठीक है, टाइप लाइन कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, याद ही हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे क्या पूछ रहा है, रिज स्ट्रक्चर इन फिंगरप्रिंट इज मेनली डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रिज स्ट्रक्चर है वो किससे डिटरमिन होता है, एपिडर्मिस से, सीबम ग्लैंड से, डर्मल पैपिली से और स्वेट ग्लैंड से। तो डर्मल पैपिली इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि डर्मल पैपिली से ही आप रिज स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हो। अगर डर्मल पैपिली क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए तो आपका फिंगरप्रिंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75। इजी क्वेश्चन है ये, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ये सारे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म वीएससी। इतना इजी क्वेश्चन है। फुल फॉर्म वीएससी का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरिजन, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर, विजुअलाइज स्पेक्ट्रल कंपैरिजन, विजुअलाइज स्टिमुलेशन। एकदम आंख बंद करके आंसर लगा दो, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर। क्या है ये, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, इन GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टू इल्यूट इन अल्कोहल before an ether having nearly identical boiling points, a stationary phase is needed to having which of the following। तो हम GLC में क्या एनालाइज कर रहे हैं, अल्कोहल और ईथर दोनों ही एनालाइज कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको पहले अल्कोहल इल्यूट करना है, ईथर के पहले अल्कोहल इल्यूट करना है, और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, बिल्कुल पास पास में बॉइलिंग पॉइंट्स है। ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, बिल्कुल सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो हमको ये करने के लिए जो स्टेशनरी फेज है उसमें क्या होना ज़रूरी है, हाई Z वैल्यू होना ज़रूरी है, हाई X वैल्यू होना ज़रूरी है, हाई Y वैल्यू होना ज़रूरी है, या है हाई U वैल्यू होना ज़रूरी है। तो आपकी वैल्यू Y की हाई होनी चाहिए। ठीक है, आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, Y की वैल्यू हाई होनी चाहिए। जो कॉलम है वो द कॉलम इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉलम इज बेस्ड ऑन दी पोलैरिटी। जो आपका कॉलम का कैरेक्टरिस्टिक है वो पोलैरिटी पे बेस्ड रहता है स्टेशनरी फेस के साथ में। तो इसका ये X वैल्यू Z वैल्यू क्या है, ये X बेंजीन से रिलेटेड है, Y है अल्कोहल से रिलेटेड। ठीक है, अब Z की अगर हम बात करें तो ये है ईथर से रिलेटेड। अगर हमको ईथर पहले एल्यूट करना चाहिए, अगर करना होता तो हम Z की वैल्यू हाई करते। ठीक है, Z है ईथर के लिए और U है नाइट्राइल के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपको Y की वैल्यू हाई करनी पड़ेगी ताकि आप अल्कोहल पहले इल्यूट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। प्रिजनर्स आर एडमिटेड टू ओपन एयर जेल ऑन अथॉरिटी ऑफ। जो एयर जेल होती है, जो खुले हवा वाली जेल होती है, वो उस जेल में कब कैदियों को डाल सकते हैं, किसकी अथॉरिटी पे, जुडिशियल अथॉरिटी पे, पुलिस अथॉरिटी पे, जेल की अथॉरिटी पे या आर्मी की अथॉरिटी पे। तो जेल की अथॉरिटी पे डाली जाती है, किसके अथॉरिटी पे, जेल की अथॉरिटी पे। जो ओपन जेल्स होती हैं उनमें जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और जेल के अथॉरिटी पे ही इन प्रिजनर्स को ऐसे ओपन जेल में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। इजी मैच लग रहा है। जो आपके ये सैटेलाइट है, ये आपके जो DNA सैटेलाइट है, वो आपके रिपीट यूनिट साइज के बेस पे आपको क्या करना है, आपको मैच करना है। पहला है आपका माइक्रो सैटेलाइट। तो आपका माइक्रो सैटेलाइट है वो कितने बेस पेयर्स, कितने यूनिट बेस पेयर्स का होता है, ये आपके 1 to 6 यूनिट बेस पेयर्स का होता है। ठीक है, आपका मिनी सैटेलाइट या टेलोमेरिक सैटेलाइट क्या होता है, ये आपका 6 बेस पेयर के आसपास होता है। आपका मिनी सैटेलाइट या हाइपर वेरिएबल जो रीजन है वो आपका 7 to 100 बेस पेयर्स, रिपीट बेस पेयर यूनिट का होता है। जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट होता है आपका 100 और सेवरल थाउजेंड रिपीट यूनिट बेस आपका
डीएनए सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा होता है माइक्रो सैटेलाइट, उसके बाद होता है आपका मिनी सैटेलाइट, फिर उसके बाद होता है आपका हाइपर वेरिएबल मिनी सैटेलाइट ही होता है, फिर आपका होता है सैटेलाइट। तो ये आपका करेक्ट मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछ रहा है द पार्ट ऑफ टीथ विच इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से जो बना हुआ प्राइमरी कंपोजिशन होता है टीथ का एंड मेक्स द आउटर पार्ट ऑफ द टीथ इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आउटर पार्ट बनाता है टीथ का कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, वो क्या है? आपका पेरियोडोंटल लिगामेंट नहीं हो सकता। डेंटिन और सीमेंटम भी अंदर की चीज है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपकी होती है इनामल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है और आउटर मोस्ट पार्ट है टीथ का, ठीक है। इनामल के बाद आपका डेंटाइन, डेंटाइन के बाद सीमेंटम, सीमेंटम के बाद पेरियोडेंटल लिगामेंट। तो सबसे पहले आ जाएगा इनामल, फिर डेंटाइन, फिर सीमेंटम, फिर लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या पूछ रहा है? इन केस ऑफ मास burials search of human remains which of the following technique is considered to be most invasive। invasive का मतलब है आपको इसमें क्या करना है? इन्वेजिव टेक्निक नहीं यूज करनी है आपको, मतलब सबसे ज्यादा इन्वेजिव टेक्निक है, नॉन इन्वेजिव टेक्निक यूज नहीं करनी है आपको, इन्वेजिव टेक्निक यूज करनी है। और मास बरियल के केस में क्या होता है? यूज ऑफ ग्राउंड पेनिट्रेट रेडार्स, ग्राउंड बेस्ड विजुअल्स सर्च, creation of vent holes and use of cadaver dogs, use of electrical resistivity survey। तो आपके मास बरियल के केसेस में अगर बहुत सारे लोग दब के मर चुके हैं तो ये अर्थक्वेक वगैरह में ऐसा कुछ होता है। मास बरियल के केसेस में आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे जो सबसे ज्यादा इन्वेजिव है नेचर में? तो सबसे ज्यादा इन्वेजिव नेचर की जो टेक्निक है वो है, आप या तो रडार्स यूज कर सकते हो या तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो? वेंट होल्स बना सकते हो। और सबसे रेलेवेंट आंसर इसका यही है कि आप वेंट होल का क्रिएशन करके कैडावर डॉग्स को यूज करते हो टू सर्च द ह्यूमन रिमेन्स को वो सर्च करके आपको देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 80th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। हम ये लेक्चर यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।